Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE channel of Unacademy, India's largest ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आप एक सब्सक्रिप्शन के साथ एक्सेस कर सकते हो अनलिमिटेड लाइव एंड द रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम द इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद अनअकैडमी। यहाँ पर हमको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, और वो भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में, बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हमको सारे के सारे कोर्सेज मिलते हैं यहाँ पर, और वो भी अनलिमिटेड एक्सेस के साथ। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनलिमिटेड एक्सेस। आपने कोई भी क्लास अटेंड किया, कोई भी आपने टेस्ट दिया, उसको बाद में अगर आपको करना हो, देना हो, तो वो भी आप दे सकते हो यहाँ पर। बस ये क्या करना होता है, हमको गूगल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप हमारे मोबाइल फोन में हमको इंस्टॉल करना होता है, क्योंकि ये हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कहीं पर भी और किसी भी समय पढ़ने की, क्योंकि ये एक फुल्ली लोडेड ऐप है। क्या है भैया? ये एक फुल्ली लोडेड ऐप है। इसके ऊपर इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं, जैसे सुदर्शन गुर्जर हो गए, मृणाल पटेल हो गए, रोमन सैनी हो गए, प्रकाश कुमार हो गए, आयुष सांगी हो गए, दीपांशु सिंह हो गए, और मैं हो गया। यस भैया, मेरा नाम अमित मोदी है। बीटेक किया केमिकल इंजीनियरिंग में, 4 बार मैंने प्रीलिम्स क्वालीफाई करके 4 बार मेंस का एग्जाम दिया, जिसमें से 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया। 2008 से मैं इस फील्ड में हूँ, लगभग 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते-पढ़ाते। ये मेरा अनअकैडमी पर प्रोफाइल है। आप यहाँ पर जब ऐप डाउनलोड करो तो मुझे फॉलो कर सकते हो इस लिंक के ऊपर, @अमित मोदी 0408, ताकि जैसा मेरा कोई भी सेशन लाइव आता है, तो जैसा मेरा कोई भी सेशन लाइव आता है, तो यहाँ पर आपको तुरंत की तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है? नाउ ये है अनअकैडमी अंडरस्कोर अमित मोदी, ये है अनअकैडमी पर मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक, जिसको कि आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द पीडीएफ एंड ऑल अदर क्लास रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, एज वेल एज अदर रिलेटेड यूपीएससी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड सर्कुलेशन सिस्टम ओवर द अर्थ। इसमें ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे ज्योग्राफी सेक्शन का, स्पेशली द फिजिकल पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी। वेल फ्रेंड, कॉम्प्रिहेंसिवली हम सारा सब कुछ पढ़ते हैं यहाँ पर। एक सब्सक्रिप्शन के साथ हमको ढेर सारे कोर्सेज मिलते हैं, साथ ही साथ में ऑप्शनल कोर्सेज भी मिल गए, और आंसर राइटिंग कोर्सेज भी हमको मिल जाते हैं विद प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटेजी। एक चीज यूपीएससी सीएससी के लिए आपको शायद ही किसी और चैनल पे मिले, जो कि आपको अनअकैडमी के ऊपर मिलते हैं, बस एक सब्सक्रिप्शन के साथ। एक सब्सक्रिप्शन, अनलिमिटेड बेनिफिट। सबसे बड़ा बेनिफिट है हमको घर बैठे पढ़ने का, घर बैठे पढ़ने का, तो अपने फेवरेट एजुकेटर्स विद द 100% ऑफ कवरेज, फुल कवरेज ऑफ द सिलेबस। पीडीएफ फॉर्मेट में पूरा स्टडी मटेरियल हमारे पास है। साथ ही साथ में हम जैसे एक एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, और उसके अलावा वो सब्जेक्ट कोई दूसरा एजुकेटर भी पढ़ा रहा है, तो उसका भी लेक्चर हमारे को एक्सेसिबल है। यस, एक सब्सक्रिप्शन के साथ, यानी कि हम एक सब्सक्रिप्शन से ढेर सारे लेक्चर्स, ढेर सारे कोर्सेज हम लोग देख सकते हैं विद द फुल डाउट क्लियरिंग सेशन, आंसर राइटिंग सेशंस, लाइव टेस्ट सीरीज एंड 24/7 का मेंटरशिप। करना क्या होता है, प्लस और आइकॉनिक में से हमको खाली 2 सब्सक्रिप्शन में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन चूज करना होता है। प्लस का अगर आप लेते हो, तो 12 मंथ का जो कोर्स है वो है 49,500। रेफरल कोड अमित मोदी जैसे ही आप यूज करोगे, 10% का आपको यहाँ पर मिलेगा डिस्काउंट 12 महीने के कोर्स में, और आपकी फीस रह जाती है 44,550। 2 ईयर की फीस आपकी रह जाती है 64,800, और 3 ईयर की फीस रह जाती है 81,000, 3,713 रुपया। यस, 3,713 रुपया पर मंथ। अगर आप ईएमआई प्लान को ऑप्ट करते हो, 2,700 रुपया पर मंथ और 2,250 रुपया पर मंथ, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए रेस्पेक्टिवली। आइकॉनिक की जो फीस है दैट इज 69,500, 1,07,000, 1,41,000, और इस पर जैसे ही आप 10 अमित मोदी रेफरल कोड यूज करते हो, 10% का आपको मिलता है डिस्काउंट। 62,550, 96,300, 1,26,900 ये आपकी फीस रहती है, ये आपका कोर्स स्ट्रक्चर है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या होता है कि आपको एक पर्सनल कोच मिलता है, क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस के लिए, सॉरी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होती है, एक स्टडी प्लानर आपको तैयार किया जाता है, ठीक है, विद द पर्सनलाइज्ड फीडबैक। वेल फ्रेंड्स, ऑप्शनल के लिए आप अलग से ऑप्ट कर सकते हो। 12 मंथ का ये कोर्स है, 12 मंथ्स का ये कोर्स है 27,500 का, ठीक है। अमित मोदी जैसे ही आपने रेफरल कोड यूज किया, 27,500 आपको ये पूरा का पूरा कोर्स फीस पड़ता है। यस भैया, 24,750 में आपको मिल जाता है 2,000 रुपया पर मंथ में, पूरा का पूरा ऑप्शन आपका रेडी हो गया 12 मंथ्स के कोर्स में। 24 मंथ्स एंड 36 मंथ के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन द ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन। ढेर सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, ढेर सारे, आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ढेर सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, ठीक है। पॉपुलर वन भी
है और बिल्कुल चॉइस के वाले भी है। अगर आपको लिटरेचर जैसे अच्छा लगता है और आप वही ऑप्ट करना चाहते हो तो यस, लिटरेचर यू विल गेट। ये होलिस्टिक मैनर में सारे प्लान समझाए हुए हैं यहाँ पर। यस, विद ऑल द प्राइसिंग्स आर देयर विद द ऑप्शनल एंड द जीएस। आप 1 मंथ से लेकर के 3 ईयर तक का, 36 मंथ तक का कोई भी कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हो। जैसे मोस्ट प्रेफरेबल जो कोर्स है, रिकमेंडेड कोर्स है, वो ये 3 है, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। यूजिंग द कोड अमित मोदी 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में आप अमित मोदी ये यहाँ से आप मेरा कोड यूज करके आप मेरे कोर्सेज सारे एक्सेसिबल कर सकते हो। ये मेरा कोर्स है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, बायलिंगुअल कोर्स है। ठीक है, वेल फ्रेंड्स, तो लेट्स क्रैक इट, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी विद अन अकेडमी। आज का जो टॉपिक है, जैसा मैंने कहा आपको, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। यस भैया, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पहले भी हम सबसे पहले जानते हैं कि हमारा सिंपल सा एक टर्म है अंग्रेजी का, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर। ये बहुत सुनते हैं इस शब्द के बारे में, प्रेशर है सर, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है सर, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा सर, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है सर, मेरे को ऐसा करना पड़ेगा, अरे बाप रे बाप, इतना प्रेशर मैं नहीं ये झेल सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट हम लोग सुनते हैं। तो भैया प्रेशर का मतलब क्या होता है? शुद्ध हिंदी में बात करें, शुद्ध हिंदी में बात करें, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। यस, अगर हम शुद्ध हिंदी में बात करें, दबाव। ठीक है, दबाव, है ना? तो भैया दबाव क्या है? दैट इज व्हाट इज प्रेशर? भैया किसी भी यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स लगे, है ना? फोर्स, अब फोर्स क्या होगी? m इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू द यूनिट एरिया। अब एयर के केस में देखते हैं भैया, अर्थ है, अर्थ सरफेस की सराउंड्स क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर, हवा ही हवा है, एयर ही एयर है। ठीक है, हम लोग ये सरफेस एयर का मान लेते हैं। इसके ऊपर ये एयर अपना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, इसका मास m है और ग्रेविटेशनल के कारण जो इस पे पुल लग रहा है, दैट इज m इंटू जी। ये इसका पूरा फोर्स लग गया इस यूनिट एरिया के ऊपर। इस यूनिट एरिया के ऊपर ये फोर्स एक्सर्ट हो रही है ना? फोर्स पर यूनिट एरिया। तो दैट इज वी कॉल इट एज द प्रेशर। भैया एटमॉस्फेयर में है तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेल फ्रेंड्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग मेजर कर सकते हैं मर्करी बैरोमीटर, एनराइट बैरोमीटर और बैरोग्राफ की मदद से। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में जो वेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, दैट इज 76 और 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ द सी लेवल ऑफ द मर्करी। भैया क्या किया गया है बैरोमीटर में? बैरोमीटर में क्या किया गया है कि एक ये टैंक है, ठीक है, इसके अंदर मर्करी भरी हुई है और ये टेस्ट ट्यूब जो है इन्वर्ट करके, उल्टा करके इसके अंदर डाल दिया गया है। प्रेशर एक्सर्ट हुआ, इस प्रेशर के कारण मर्करी इस ट्यूब में राइज होती है और इस हाइट को मेजर कर लिया गया और इसे पाया गया कि नॉर्मल कंडीशन में ये 76 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर ये होता है। तो इसे कहा जाता है कि वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, दैट इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी, ये चीज। ठीक है, मेट्रोलॉजिस्ट जो है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं तो वो मिली बार का यूज करते हैं। यस, ये टर्म, यस, ये यूनिट यूज की जाती है। और एट द सी लेवल जो ये प्रेशर देखा गया है, नॉर्मल प्रेशर, दैट इज 1013.25 मिलीबार। 1013.25 मिलीबार ये नॉर्मल प्रेशर है। यस भैया, नॉर्मल। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम प्रेशर का मैप के ऊपर शो करें तो उस पर्टिकुलर लाइन, जो लाइंस ड्रॉ होती है, उनको हम आइसोबार्स कहते हैं। कैसे आइसोबार्स कैसे ड्रॉ होती है? देखो भैया, जैसे ये मान लो ये मैप है, ठीक है, यहाँ पर प्रेशर है P1, यही सेम प्रेशर P1 यहाँ है, यहाँ पर भी P1 है और यहाँ पर भी P1 है। तो भैया जो ये लाइन ड्रॉ होगी इस P1 को और P1 को क्रॉस कर ये जोड़ते हुए, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोबार। आइसोबार मीन्स अ लाइन जॉइनिंग प्लेसेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या भैया? लाइन इमेजिनरी है ना? अर्थ सरफेस के ऊपर वैसे ड्रॉ नहीं है, इमेजिनरी है, हमने हमारे इमेजिनेशन से इसे ड्रॉ किया है, नॉट इमेजिनेशन भैया प्रेशर के ऊपर से। ठीक है, ये चीज जॉइनिंग द इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोबार, है ना? स्पेसिंग ऑफ आइसोबार जो होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट को जो है शो करता है ना। व्हाट इज द प्रेशर ग्रेडियंट? डिफरेंस इन द प्रेशर। ये देखो, जैसे P1 मान लो 1020 मिलीबार है और P2 जो है ये मान लो 990 मिलीबार है ना? ये चीज ठीक है। और P3 जो है वो मान लो 1025 मिलीबार है। ठीक है, तो भैया एक ये एक आइस एक
आइसोबार ड्रॉ किया गया, ठीक है। ये है P3 वाला, ये P3 पॉइंट का है, ठीक है। उसके बाद में उसके बाद में ये एक ड्रॉइंग किया गया, ये P1 वाला है, और एक और ड्रॉ किया गया, ये है P2 वाला प्रेशर, है ना, ये है P2 प्रेशर। तो देखो P3 और P2 के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है, तो ग्रेडियंट जो है सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ग्रेडियंट जो है ये काफी ज्यादा है, ठीक है। तो ये सजेस्ट करेगा कि ये वीक ग्रेडियंट है, ठीक है, ये वीक ग्रेडियंट है। लेकिन यहाँ पर देखो ग्रेडियंट बहुत क्लोजली स्पेस्ड है, तो ये ज्यादा ग्रेडियंट मीन डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज प्रेशर ग्रेडियंट, इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ decrease or increase in pressure per unit area, decrease or increase in pressure per unit area in the direction in which the pressure decreases और increases, ठीक है। जितना ज्यादा क्लोज स्पेसिंग होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होगा, उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रेडियंट होगा। मेट्रोलॉजिस्ट जो है प्रेशर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से लेते हैं, क्योंकि जितने भी एटमॉस्फेरिक फिनोमेना है उनमें जो भी वेरिएशन है वो सब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण होते हैं। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डिफरेंस के कारण जो एयर है वो मूव करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसे हम लोग बोलते हैं विंड्स। विंड्स जो है ये हीट और मॉइस्चर को ट्रांसपोर्ट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, और दूसरी जगह पर ये इन्फ्लुएंस करती है रेनफॉल पैटर्न्स को या प्रेसिपिटेशन पैटर्न को, टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को। कोई भी जगह का जो भी कोई किसी भी रीजन का क्लाइमेट टाइप अगर हमको डिफाइन करना है या रीजन को डिफाइन करना है, तो उसमें प्रेशर और विंड कंडीशन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस, प्रेशर और विंड कंडीशन, प्रेशर के कारण ही विंड्स ब्लो करती है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हालांकि हम आगे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर मैं छोटी सी चीज आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जैसे मान लो ये लैंड है और ये सी है, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ है लो प्रेशर और यहाँ पर बना है हाई प्रेशर। तो भैया विंड कैसे, एयर कैसे मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जैसे ही इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर मूव करेगी तो क्या करेगी, अपने साथ लेके जाएगी ठंडी हवा, और इस लैंड के ऊपर देगी सूदिंग इफेक्ट। ये अगर गर्मी ज्यादा है तो टेम्परेचर को कम कर देगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, एक पर्टिकुलर रीजन का टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये चीज। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पूरे के पूरे एटमॉस्फेरिक पार्ट का, क्लाइमेट वाले पार्ट का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द विंड सर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है, विंड सर्कुलेशन सिस्टम। वेल, तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिपेंड करते हैं, इफेक्ट करते हैं, सॉरी, ठीक है, यस, जिनके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिपेंडेंट है ना। सबसे पहले टेम्परेचर ऑफ द एयर। भैया अगर एयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर हल्की होगी, फोर्स कम एक्सर्ट होगा, और राइज करेगी तो लो प्रेशर होगा, है ना। एक टेम्परेचर अगर एयर का ज्यादा है, मोर है, तो क्या होगा, एयर हल्की होगी। क्यों हल्की होगी, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो जो एयर की कॉम्पैक्टनेस है वो कम हो जाएगी, तो एयर हल्की होगी तो वो ऊपर की तरफ राइज करेगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी। जब वो ऊपर की तरफ राइज करेगी तो सरफेस के ऊपर प्रेशर ही एग्जर्ट नहीं होगा। जब सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट नहीं होगा तो क्या होगा भैया, प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जब फोर्स कम है तो प्रेशर भी कम है। अब एयर टेम्परेचर कम हो गया, एयर भारी हो गई, ठंडी हो गई तो भारी हो गई, भारी होगी तो वो प्रेशर एग्जर्ट करेगी, वो प्रेशर एग्जर्ट करेगी तो क्या होगा, यस, फोर्स ज्यादा होगा। तो जब फोर्स ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा। ऑल्टीट्यूड, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते हैं, टेम्परेचर कम होता है, ये हमने पढ़ा ही है ना, नॉर्मल लैब सेट हम लोग जिसे बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ जाते चले जाएंगे, हमारा जो प्रेशर है वो कम होते चला जाएगा। यस भैया, प्रेशर कम होते चला जाएगा। अगर वाटर वेपर का कंसंट्रेशन है तो भी, अगर हाई वाटर वेपर कंसंट्रेशन है इन द एयर, तो वहां पर भी लो प्रेशर प्रिवेल करेगा। देन कम्स द ग्रेविटेशनल पुल। भैया हम लोग जानते हैं कि अर्थ की जो ग्रेविटी है वो वेरी करती है, अर्थ की ग्रेविटी वेरी करती है इक्वेटर से पोल पर। तो भैया बिल्कुल उसी के हिसाब से भी प्रेशर कम होगा, है ना। यस, ये एक फैक्टर भी है। और फिर रोटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये चीज। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल ये दो टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ऑब्वियस सी बात है भैया, अर्थ सरफेस है, प्रेशर है, तो या तो प्रेशर ऐसे वेरी करेगा या फिर प्रेशर ऐसे वेरी करेगा। ये हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन।
ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा मैक्सिमम होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा मैक्सिमम होता है एट सी लेवल। कहां पर ज्यादा होता है? सी लेवल पर। और जैसे जैसे हम हाइट पर ऑल्टीट्यूड पर जाते चले जाते हैं, यानी कि हाइट इंक्रीज होते जाती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते जाता है। और जो रिलेशन है 1 मिलीबार एवरी 10 मीटर्स, 1 मिलीबार एवरी 10 मीटर्स। लेकिन भैया ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो डिक्रीज है इन द ऑल्टीट्यूड, ये सेम रेट के साथ नहीं होता। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड बाय द मेट्रोलॉजिस्ट कि हर 10 मीटर पर 1 मिलीबार प्रेशर नहीं डिक्रीज हो रहा है। कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर होता है, कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर नहीं होता है। अब ऐसा क्यों भाई? किसी को नहीं पता, ये चीज किसी को नहीं पता कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, बस यही होता है कि वर्टिकल प्रेशर जो होता है, फोर्स, ठीक है, वो बहुत ज्यादा है। इट इज मच लार्जर, जो ग्रेडियंट है ना फोर्स का, इट इज मच लार्जर देन दैट ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स से उस पर्टिकुलर प्रेशर को जो है बैलेंस कर दिया जाता है। इसीलिए हम लोग कभी भी अपवर्ड विंड्स जो है एक्सपीरियंस नहीं करते। हमेशा हवा हमेशा हमको सामने से लगती है, सर पे नहीं लगती, सामने से लगती है। ठीक है, ये चीज। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अर्थ सरफेस के ऊपर भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन लाइक दैट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर का भी हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, यस भैया, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ द प्रेशर बैंड, जो कि ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रन करते हैं इन द स्पेसिफिक लैटिट्यूड। अर्थ सरफेस के ऊपर 7 प्रेशर बेल्ट है। कितने? 7 प्रेशर बेल्ट। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो। दिस इज द इक्वेटर, ये इक्वेटर है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ पर आपको एक ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दिख रहा है, ये भी आपको एक ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दिख रहा है। ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर भी आपको एक सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट दिख रहा है। यहाँ पर एक हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ पर भी आपको एक हाई प्रेशर बेल्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये 7 प्रेशर बेल्ट है। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 2 हो गए, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 2 हो गए, और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट भी 2 हो गए। तो कितने हो गए? 2 प्लस 2 प्लस 4, 4 प्लस 2 प्लस 6, 6 प्लस 1 7। यस भैया, 7 प्रेशर बेल्ट हो गए। कितने प्रेशर बेल्ट हो गए? 7, 7। ठीक है, नाउ इसका इन प्रेशर का हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखें। इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन को छोड़ दीजिए तो हमको मैचिंग पेयर्स मिलते हैं नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर में, ये हम देख ही चुके हैं। देखो भैया, ये भी देखो, ये सेम है ना? क्या है भाई? देखो, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है। सिर्फ ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, ये चीज है ना? ये चीज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, ये टेम्परेचर के कारण है। बाकी सब डायनेमिकली इंड्यूस्ड है। टेम्परेचर के कारण कैसे? देखो, यहाँ देखते हैं हम लोग। ये क्या है? इक्वेटर है, 0 डिग्री। यहाँ पर क्या होता है? इंसोलेशन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होता है। हवा के यहाँ पर क्या होगा? टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा बनेगा? यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा। ये क्या है? ये पोल है। ये क्या है? ये पोल है ना? 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। यहाँ पर टेम्परेचर कैसा है? एकदम कम है। यहाँ पर प्रेशर कैसा होगा? यहाँ पर प्रेशर होगा हाई प्रेशर, है ना? अब एयर कैसे ब्लो करती है? एयर ब्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर ब्लो करती है। तो ये यहाँ से एयर ब्लो करना शुरू करेगी, यहाँ तक जाएगी। ठीक है, अब देखो, हमारी जो अर्थ है वो रोटेटिंग बॉडी है। ठीक है, रोटेटिंग बॉडी है, तो साथ ही साथ में नॉन होमोजीनियस है, यानी कि लैंड और वाटर का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अगर हम एक बार के लिए इसमें एज्यूम कर ले कि हमारी जो अर्थ है वो नॉन रोटेटिंग बॉडी है और होमोजीनियस है, तो हमको क्या पैटर्न देखने को मिलेगा? हमको पैटर्न ये देखने को मिलेगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एयर आ रही है और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी एयर आ रही है वो एक बराबर में आ रही है, एक बराबर में आ रही है। अब हम क्या करते हैं? इसको हीटेरोजीनियस बनाते हैं और रोटेटिंग बॉडी कर देते हैं, रोटेटिंग बॉडी कर देते हैं। तो भैया मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। टेनिस बॉल देखिए आप लोगों ने, टेनिस बॉल सभी ने देखी होगी, है ना? टेनिस बॉल जब गीला हो जाए, घर पे भी करके देख सकते हो, जब वो गीला करो उसको, घुमाना है ऐसे, क्या देखने को मिलेगा कि फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम आपको 2 कॉन्सेंट्रिक लेयर दिखाई देंगे पानी के, वाटर ड्रॉप्स के। थोड़ी देर के बाद जैसे ही उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो डिसअपीयर हो जाएंगे।
अर्थ कांस्टेंट स्पीड के साथ रोटेट कर रहा है। रोटेट कर रहा है तो क्या होगा, अब ये देखो यहाँ पर एयर लेडन है, बिल्कुल यहाँ पर भी एयर है। ये एयर जो है ये दो कॉन्सेंट्रिक जोन डेवलप कर लेगी, एक होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और एक होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। कैसे बनेगा मैं बताता हूँ आपको। ये जैसे यहाँ पर गर्म हवा है, ये राइज कर रही है, राइज करके इसे जाना है कहाँ पर, यहाँ पर, तभी ये पूरा सेल कंप्लीट होगा। लेकिन ये यहाँ ना जाते हुए इस रीजन में ये सिंक कर जाएगी। क्या होगा, इस रीजन में ये सिंक कर जाएगी और जैसे ही ये यहाँ पर सिंक करेगी, ये ऐसे आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ये क्या डेवलप होगा, ये हाई प्रेशर डेवलप होगा। यहाँ से तो हाई प्रेशर है ही, यहाँ से भी एक एयर आ रही है, ये भी एक एयर जा रही है, ये दोनों एयर मिलेंगी और ये ऊपर की तरफ राइज करना शुरू कर देगी। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा लो प्रेशर। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, सेम चीज यहाँ पर भी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा लो प्रेशर। तो हमारे पास क्या हुआ, टेम्परेचर के कारण क्या हुआ भैया, टेम्परेचर के कारण हमारे पास लो प्रेशर बना कहाँ, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर पर, और हाई प्रेशर बना कहाँ पर, 90 डिग्री यानी कि पोल पर। और मैकेनिकली, है ना, मैकेनिकली या डायनामिकली क्या हुआ, हमारे पास हाई प्रेशर बना, ठीक है, और एक लो प्रेशर बना। ठीक है, ये दो जोन बने, ये भी दो जोन बने, एक हेमिस्फीयर में। ठीक है, ये चीज ओके, ये पार्ट। तो इस तरीके से ये प्रेशर बेल्ट अर्थ सरफेस के ऊपर डेवलप होते हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके प्रेशर बेल्ट को जरा जान लेते हैं, देख लेते हैं, बूझ लेते हैं, समझ लेते हैं। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, ये वाला देखो, यहाँ पर देखो, ये है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में है। ये जोन है पूरा, दिस इज अ जोन। ठीक है, ये पूरा एक जोन है। यहाँ पर लो प्रेशर प्रिवेल करता है, हाई टेम्परेचर है, हाई वाटर वेपर कंटेंट है, मैक्सिमम स्पीड है अर्थ के रोटेशन की, मैक्सिमम स्पीड है अर्थ के रोटेशन की, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम स्पीड है अर्थ के रोटेशन की। सरफेस विंड्स यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे ही विंड्स यहाँ पर आती हैं, ये विंड्स राइज कर जाती हैं ऊपर की तरफ, बीच का ऐसा ही है। एक विंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आई, एक विंड सदर्न हेमिस्फीयर से आई, ये मिक्स नहीं होती, बिना मिक्स हुए, ये बिना मिक्स हुए कन्वर्ट कर जाती है, ऊपर राइज कर जाती हैं। बीच में जो जोन है वो एकदम काम जोन है, एकदम काम जोन है। हमको सिर्फ यहाँ पर वर्टिकल करंट्स देखने को मिलते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर नहीं है। अब देखो मजे की बात, इस जोन में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं है, हमको सिर्फ वर्टिकल देखने को मिलती है। यानी कि जो भी एयर है यहाँ पर है वो सिर्फ वर्टिकली राइज कर रही है, हॉरिजॉन्टली नहीं जा रही, वो सिर्फ वर्टिकल यानी कि ऊपर की तरफ जा रही है, ऐसे सीधे ब्लो नहीं कर रही है। ठीक है, तो क्या होगा इससे, इससे क्या होगा, इस जोन में काम कंडीशन प्रिवेल करेगी, विंड नहीं होगी। तो जब सेलर्स इस जगह को क्रॉस करेंगे, या हम लोग कुछ भी चीज को इसको क्रॉस करेंगे, या पानी में हम कोई भी चीज को फेंक देंगे, तो इट विल डूडल लाइक दिस थिंग, डोलेगी, है ना। यस, तो डोल ड्रम, इस प्रेशर बेल्ट को इसीलिए डोल ड्रम कहा जाता है। यहाँ पर एक्सट्रीमली काम एयर जो है वो प्रिवेल करती है, इसीलिए इसे डोलड्रम कहा जाता है। समझ गए, गॉट इट। ये पार्ट, ये है हमारा लो प्रेशर बेल्ट। अब हम दूसरा देखते हैं, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ये हमको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मिलता है और सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है, सॉरी गाइस, है ना। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर, है ना, ये चीज सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, ये पार्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसेंट हो रहा है। क्या डिसेंट हो रहा है, डिसेंट का मतलब क्या हुआ, कोल्ड एयर जो है वो नीचे की तरफ, बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है अर्थ सरफेस की तरफ। ठीक है, इट इज डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब हुआ उठना ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग का क्या हुआ, नीचे की तरफ आना, कोल्ड एयर। ठीक है, यहाँ पर तो ये जो डिसेंडिंग एयर है क्या करेगी, यहाँ पर भी काम कंडीशन बना देगी। क्यों, यस भैया, क्यों नहीं बनाएगी, फोर्स। ये चीज क्या है, यहाँ पर आपको कोई भी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है और अगर आपने यहाँ से फोर्स एक्सर्ट कर दिया तो व्हाट इट विल डन, ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है या मूवमेंट है वो तेजी से रुक जाएगा। यस भैया, तो इसीलिए इसको बेल्ट ऑफ काम भी कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया से जब हॉर्स की ट्रेडिंग होती थी शिप से,
तो जब जैसे ही इस जोन में सेलर्स आते थे तो उनको लगता था बिकॉज ऑफ दिस असेंडिंग ऑफ डिसेंडिंग ऑफ द एयर, उनको लगता था उनका कार्गो भारी हो गया है और वो अपने कार्गो में से घोड़ों को निकाल के फेंक दिया करते थे पानी में, इसीलिए ये हो गया है हॉर्स लैटिट्यूड। ठीक है, ये पार्ट। नेक्स्ट देखते हैं सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ये हमको 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में मिलता है आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल के पास में। यस, जिसको हम लोग बोलते हैं 66 डिग्री आर्कटिक सर्कल हो गया और 66.5 डिग्री एंटार्क्टिक सर्कल हो गया इस बीच में। ये बेल्ट जो है ये भी रोटेशन के कारण बना है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द डायनेमिक बेल्ट। ठीक है, यहाँ पर ओके एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ है, ठीक है, और शुड ब्लो अवे द एयर फ्रॉम द पोल्स। जो घूमने का जो जैसे वो अर्थ रोटेट कर रही है, तो अर्थ रोटेट कर रही है, हमने क्या देखा था कि कोरिलेट्स फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, वो मैक्सिमम होगा पोल्स के ऊपर। तो पोल्स पे डिस्प्लेसिंग ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द एक्सियल रोटेशन ऑफ द अर्थ, डिस्प्लेसिंग ऑफ द एयर ये ज्यादा होगी। हवा बहुत ज्यादा ठंडी होगी, लेकिन इस सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से जो कि गर्म है, यहाँ से हवा हाई प्रेशर जोन की तरफ, इस भैया इस लो प्रेशर जोन की तरफ जो हाई हाई प्रेशर है, इस लो प्रेशर जोन की तरफ जाएगी एंड यस द एयर विल कन्वर्ज, एयर विल कन्वर्ज एंड इट विल राइज, it will rise and creating a subpolar low pressure belt, and it will create a subpolar low pressure belt in this region। ठीक है, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये पोल्स पर है भैया, 80 से 90 डिग्री पर मिलता है हमको। रिमेन्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, रिमेन्स बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि ये एक तरीके से देखा जाए तो परमाफ्रॉस्ट रीजन है। ये क्या है भैया, परमाफ्रॉस्ट रीजन। बिल्कुल, एयर बहुत ही ज्यादा ठंडी है, बहुत ही ज्यादा टेंस है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको हाई प्रेशर देखने को मिलता है, हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये कुछ हुआ प्रेशर बेल्ट्स के बारे में। अब हम देखते हैं विंड्स के बारे में। भैया विंड्स है क्या, देखो हमने क्या देखा, प्रेशर डिफरेंस वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। तो एयर की मूवमेंट कैसे होगी, वर्टिकल भी होगी और हॉरिजॉन्टल भी होगी। तो जब हम वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है करंट, और जब हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर की बात करते हैं तो इसे कहा जाता है विंड। तो विंड की डेफिनेशन क्या हो गई भैया, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड विंड। विंड कैसे हो रही है, अभी बताया था मैंने आपको, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। विंड हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा भैया, लो प्रेशर रीजन जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है प्रेशर कम होगा, जहां पर टेम्परेचर कम है प्रेशर ज्यादा होगा। बिल्कुल, ये पॉइंट बस ध्यान रखना, बाकी इसमें और कुछ भी दिमाग मत लगाना, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जहां पर टेम्परेचर ज्यादा है प्रेशर कम होगा, और जहां पर प्रेशर टेम्परेचर कम है वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर वे एयर मूव करेगी, जिसे हम लोग विंड बोलते हैं। विंड की वेलोसिटी होगी, है ना, जो डिपेंड करती है प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर। जितना ज्यादा डेप्थ या जितना ज्यादा डीप प्रेशर से स्टीप प्रेशर ग्रेडियंट होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, यस, ग्रेटर द प्रेशर ग्रेडियंट एंड इट्स फोर्स हायर विल बी द विंड स्पीड। ओके, द हायर विल बी द विंड स्पीड। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, विंड का जो डायरेक्शन है भैया, विंड जो है, विंड का जो डायरेक्शन है भाई किसी न किसी डायरेक्शन में फ्लो करेगी। इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द रोटेशन एंड द रिलीफ ऑफ द अर्थ, रोटेशन एंड द रिलीफ ऑफ द अर्थ। रोटेशन अभी बताता हूँ, अब रिलीफ पहले बता देता हूँ मैं आपको, व्हाट डू वी मीन बाय द रिलीफ। मान लो एयर ऐसे ब्लो कर रही है और यहाँ पर है माउंटेन, ठीक है, तो एयर क्या होगा, एयर सीधी नहीं जाएगी, एयर जैसे ही इस रिलीफ पर आएगी ये ऊपर की तरफ राइज कर जाएगी एंड इट विल गो लाइक दिस, है ना, एंड इट विल गो लाइक दिस। ओके, ये चीज। अर्थ, if the earth was stationary and had the uniform surface, तो जो एयर है वो डायरेक्टली हाई प्रेशर यानी कि पोल से लो प्रेशर रीजन में फ्लो करती, जो कि ऐसा नहीं है। नाउ रोटेशन सॉरी गाइस, रोटेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है भाई, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम, मैथमेटिशियन थे बेसिकली, उनका नाम था कोरियोलिस। तो व्हाट ही हैज फाउंड कि कोई भी एक रोटेटिंग बॉडी है, कोई भी, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई भी एक रोटेटिंग बॉडी है, तो अगर ये जैसे रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर, तो इसके सेंटर से अगर कोई भी चीज इसके अपवर्ड जाएगी,
पोल की तरफ जाएगी तो वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये भैया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी चीज अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ईदर फ्रॉम पोल टू द इक्वेटर और फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल जाएगी तो वो हमेशा अपने राइट में डिफ्लेक्ट होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में जस्ट इसका उल्टा, लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब ये डिफ्लेक्ट क्यों होती है मत पूछना मेरे से, क्योंकि बहुत ज्यादा डेप्थ में चले जाएंगे, इसके समझा दूंगा, बाद में कोई भी पूछ लेना मेरे से। ये ठीक है, ये चीज ना यहाँ पर जो एक कोरियोलिस फोर्स होती है, यस, कोरियोलिस फोर्स जो होती है, इसके कारण विंड्स में डिफ्लेक्शन आता है। इस विंड्स के डिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को पहली बार अर्थ सरफेस के ऊपर अप्लाई किया गया था 1880 1855 में बाय द फेरल। ठीक है, 1855 में बाय द फेरल, और इसको हम लोग फेरल्स लॉ बोलते हैं, फेरल्स लॉ बोलते हैं। ठीक है, और जो फोर्स एक्सर्ट होती है उसको बोला जाता है द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, उसको कहा जाता है द कोरियोलिस फोर्स, और सिंपली द डिफ्लेक्टिव फोर्स। ठीक है, सिंपली द डिफ्लेक्टिव फोर्स। अब देखो, मैं बता दे रहा हूं, मैं फिर से बता दे रहा हूं आपको, अर्थ के रोटेशन के ऊपर, अर्थ के रोटेशन के कारण विंड्स डिफ्लेक्ट हो रही हैं। नदर्न हेमिस्फीयर में चाहे किसी भी डायरेक्शन में विंड जाए वो हमेशा अपने राइट वर्ड ही डिफ्लेक्ट होगी, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंड किसी भी डायरेक्शन में जाए वो हमेशा अपने लेफ्ट वर्ड डिफ्लेक्ट होगी। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इक्वेटर से पोल वर्ड विंड जा रही है तो वो अपने राइट की तरफ चली जाएगी, पोल से इक्वेटर की तरफ आ रही है तो भी वो अपने राइट की तरफ ही जाएगी, लेफ्ट की तरफ नहीं जाएगी। कोरियोलिस एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस फोर्स के बारे में कहा, इस फोर्स को अप्लाई किया अर्थ के ऊपर बाय द फेरल, और इस लॉ को कहा जाता है फेरल्स लॉ। कोरियोलिस फोर्स को डिफ्लेक्टिव फोर्स भी कहा जाता है। नाउ जो ये कोरियोलिस फोर्स है, माय डियर फ्रेंड्स, अ पॉइंट टू बी नोटेड, नाउ कोरियोलिस फोर्स ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है द साइन ऑफ द थीटा। थीटा में बोलेंगे तो एंगुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, और वी कैन से यहाँ पर अर्थ के केस में बोल लो लैटिट्यूड। ठीक है, अर्थ के केस में थीटा को बोल दो लैटिट्यूडिनल एंगल। अब वी ऑल नो दैट साइन 0 इज 0, यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स 0 हो जाएगी। और यहाँ पर पोल पर 90 डिग्री तो साइन 91 होता है, तो कोरियोलिस फोर्स क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो कोरियोलिस फोर्स कहाँ से कहाँ तक मेजर हो रही है, 0 से 1 की स्केल पर। ठीक है, एंड इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। यस भैया, एंड इट्स डिक्रीजिंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। कोरियोलिस फोर्स ये विंड का सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, उसकी स्पीड नहीं। इफेक्ट 0 है कहां पर, इक्वेटर पर, मैक्सिमम है पोल्स पर। अभी बताया मैंने आपको, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ थीटा। थीटा इज व्हाट, द लैटिट्यूडिनल एंगल। क्या है भैया, लैटिट्यूडिनल एंगल। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना, है ना? नहीं आ रहा हो तो आराम से इत्मीनान से, मेरा टेलीग्राम चैनल का आपको मैंने दे ही रखा है लिंक, आप उसको सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने के बाद उसके ऊपर जितना क्वेरी हो सके मुझसे पूछते जाना, मैं सबके आपको रिप्लाई कर दूंगा, सबके। ठीक है, ये चीज ओके, तो डोंट वरी। फिर अभी ध्यान से सुनो इसको, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, ये पार्ट। नेक्स्ट आते हैं हम विंड्स, मतलब विंड्स ही पढ़ रहे, विंड्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ विंड्स के ऊपर आते हैं। ठीक है, नाउ देयर आर थ्री टाइप ऑफ विंड, तीन टाइप की विंड होती है। पहली होती है प्लैनेटरी विंड, इनको हम लोग सरफेस विंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरफेस विंड। और दे आर आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी विंड। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी विंड। सीजनल विंड जो होती है, दीज आर कॉल्ड एज द सेकेंडरी विंड्स। सेकेंडरी विंड्स, सरफेस विंड्स जब मॉडिफाई हो जाती है तो इनको मॉडिफाइड विंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, लोकल विंड्स जो लोकल इफेक्ट से आती है, लोकल इफेक्ट। ठीक है, नाउ प्लैनेटरी विंड में आती है तीन टाइप की विंड्स, जो प्लैनेटरी विंड्स हैं, प्लैनेटरी विंड्स। ठीक है, प्लैनेटरी विंड्स में आती हैं सबसे पहले ट्रेड विंड्स, ये परमानेंट विंड्स है। ठीक है, दूसरी है वेस्टर्लीज, और तीसरी है ईस्टर्लीज, या पोलर ट्रेड विंड्स, या पोलर ईस्टर्लीज। ठीक है, अब ये विंड्स जब मॉडिफाई हो जाए, ये विंड्स जब मॉडिफाई हो जाए तब बन जाती हैं सीजनल विंड्स, और द सेकेंडरी विंड्स, और द मॉडिफाइड विंड्स। जैसे कि हो गई मॉनसून,
या फिर साइक्लोन्स। ठीक है, तो ये आ गई सेकेंडरी विंड्स की कैटेगरी में। लोकल विंड्स की कैटेगरी में लोकल विंड्स है ना, सी ब्रीजेस, लैंड ब्रीजेस, कैटाबैटिक या माउंटेन ब्रीजेस, वैली ब्रीजेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये लोकल विंड्स की कैटेगरी में आ गई। इनको हम कभी कभार सीजनल विंड्स की कैटेगरी में भी प्लेस कर देते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द प्लेनेटरी विंड्स, दीज आर द परमानेंट विंड्स। क्या है भैया? परमानेंट विंड्स है, प्रिवेलिंग सरफेस के ऊपर प्रिवेल करती है, इसीलिए ये सरफेस विंड्स कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा यस वास्ट एरियाज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ओशन, ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सिर्फ एक डायरेक्शन में ये ब्लो कर रही है। परमानेंट विंड्स है, सरफेस विंड्स, प्लेनेट के ऊपर है, प्लेनेटरी विंड्स। ट्रेड विंड्स, पोलर विंड्स, वेस्टर्लीज और द पोलर ईस्टर्लीज, ये तीन क्लासिफिकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या है, ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ये सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर बेल्ट है ना। विंड ये मूव करेगी यहाँ से, है ना, इस तरीके से। यहाँ पर ट्रेड विंड्स मूव कर रही है। ठीक है, आप ये देख सकते हो यहाँ पर। अब मैंने ऐसा क्यों बनाया है, ये टेढ़ी लाइन क्यों खींची है? यस, विंड का जो डायरेक्शन होगा वो वैसे तो ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं, क्या हमने पढ़ा, कोरियोलिस इफेक्ट के कारण वो अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट होगी, इसीलिए इसको कहा जाता है ट्रेड विंड्स। क्या कहा जाता है? ट्रेड विंड्स। ये हाई प्रेशर से इधर लो प्रेशर की तरफ जाएगी, ये भी लो प्रेशर से इधर की तरफ आएगी, है ना। इसे क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे वेस्टर्लीज। अब ये वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज सर कहा क्यों सर? ये नाम ही अपने आप क्यों क्यों देती, बताता हूँ उसके बारे में भी रीजन है ना। ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये विंड ऐसे ब्लो करेगी, ये है पोलर विंड्स। ठीक है, ये भी ऐसे ही ब्लो करेगी, अरे यार ये भी ऐसे ही करेगी, इसको भी हम लोग पोलर विंड्स कहेंगे। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? पोलर विंड्स कहेंगे। ओके, तो ये तीन टाइप की सरफेस विंड्स हो गई। तो सर अब ये वेस्टर्लीज और ईस्टर्लीज ये क्या हुआ? देखो भैया, विंड जिस डायरेक्शन से, ये चार डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ठीक है। विंड जिस डायरेक्शन में ब्लो करे, उसका नाम उसी का उस डायरेक्शन में दिया जाता है। ठीक है, अब नॉर्थ से मान लो अगर विंड ब्लो कर रही है और वो साउथ की तरफ जा रही है, तो उसे हम लोग बोलेंगे नॉर्दर्न विंड। लेकिन ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि डिफ्लेक्टिव फोर्स भी तो लगेगी। अब मान लो इस रीजन से विंड डायरेक्ट स्टार्ट होकर के इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, तो इसको विंड को बोलेंगे ईस्टर्ली विंड्स। यहाँ से ओरिजिनेट होके ऐसे जाएगी, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट, साउथ वेस्ट, तो वेस्टर्ली विंड्स ऐसे आएगी। तो ये भी कौन सा है? वेस्ट, तो वेस्टर्ली हो गई। तो ये कौन सा है? ये, तो ये ईस्टर्ली हो गई। तो अगर कायदे से देखा जाए तो अर्थ सरफेस के ऊपर खाली वेस्टर्ली विंड और ईस्टर्ली विंड है। अब अगर हम देखें इक्वेटोरियल रीजन में, तो उनको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल ईस्टर्ली विंड्स या ट्रेड विंड्स। ट्रेड ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्रैक और कांस्टेंट। पोलर रीजन में है तो पोलर ईस्टर्लीज, ठीक है, और फिर वेस्टर्लीज है। ओके, ये पार्ट समझ गए। अब हम देखते हैं ट्रेड विंड्स के बारे में। यहाँ देख सकते हो दीज आर द ईस्टर्लीज, दीज आर द ईस्टर्लीज, ये ट्रेड विंड्स है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर एरिया में है, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में। इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, एक्सट्रीमली स्टीडी विंड्स, बहुत ही ज्यादा स्टीडी विंड्स है। ट्रैक वर्ड से ये निकला है, जिसका मतलब होता है ट्रेड। यस, कांस्टेंट कोर्स है इनका। क्या है? कांस्टेंट कोर्स। गॉट इट? कांस्टेंट ली जाती है। ट्रेड विंड्स दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स देयर राइट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट द सदर्न हेमिस्फीयर। हमको पता ही, हम देख ही चुके कोरियोलिस, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस इफेक्ट। ठीक है, और नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, ये इनको कहा जाता है। दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज द ईस्टर्ली विंड्स। ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता ही दिया। ठीक है, दिस ट्रेवल्स फ्रॉम हाई लैटिट्यूड टू द लो लैटिट्यूड एरिया। ग्रेजुअली ये जो है हॉट होती है और ड्राई होती चली जाती है ना, ये ड्राई होती चली जाती है, इसलिए दे डू नॉट कॉज मच रेनफॉल, दे डू नॉट कॉज मच रेनफॉल स्पेशली इन द वेस्टर्न मार्जिन। लेकिन ईस्टर्न मार्जिन पर ये बहुत ज्यादा बारिश लेकर के आती है। ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन के ऊपर ये बहुत ज्यादा बारिश लेकर के आती है। और जिस जोन में ये विंड्स कन्वर्ज हो रही है, इस जोन में ये विंड्स कन्वर्ज हो रही है, इसे कहा जाता है ITCZ, यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन। और इस यहाँ पर इन्हीं विंड्स के कारण जो है काफी ज्यादा बारिश होती है। सर
ये क्या हुआ? अभी तो थोड़ी देर पहले आपने बोला कि दे डू नॉट कॉज मच रेनफॉल, लेकिन अब आप बोल रहे हो सर कि ये बहुत ज्यादा बारिश लेके आती है। ये क्या हुआ सर? ये तो दोनों डिस्क्रिपेंसी हो गई दोनों पॉइंट में, है ना, अलग अलग हो गया। तो देखो भैया क्या होता है, मैंने अभी क्या कहा आपको कि ये हाई लैटिट्यूड से लो लैटिट्यूड की तरफ ब्लो कर रही है। ठीक है, हाई लैटिट्यूड पर क्या है, टेम्परेचर कम है, लो लैटिट्यूड्स में क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है। यानी कि जैसे जैसे हम इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा। इन विंड्स के साथ भी यही होगा। ये विंड्स क्या होगा, ये विंड्स गर्म हो जाएंगी। गर्म हो जाएंगी, जो भी मॉइस्चर है ये पहले ही शेड कर देंगे ईस्टर्न पार्ट की तरफ। वेस्टर्न पार्ट की तरफ जैसे ही आएंगी कॉन्टिनेंट के, ये विंड्स ड्राई हो जाएंगी। यस, लेकिन जहां जहां पर इक्वेटर, बिल्कुल इक्वेटर है ना, इक्वेटोरियल जोन है ना भैया, 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ के बीच में नेशंस भी होंगे, उनका भी ईस्ट और वेस्ट कोस्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जैसे ही उसके वो ईस्ट कोस्ट पर हिट करेंगे, ठीक है, मैंने क्या कहा आपको, ये विंड्स कन्वर्ज होती है। ये विंड्स कन्वर्ज होती है, मिक्स नहीं होती। ये विंड ऐसे आएंगी और ऐसे ही ऊपर चली जाएंगी। तो जैसे ही ये ऊपर जाएंगी, पानी के ऊपर भी तो फ्लो कर रही है ना, तो जैसे ही ये ऊपर जाएंगी, इनमें जो मॉइस्चर है वो कहाँ जाएगा? यस, वो कहाँ जाएगा? वो वहीं पर क्लाउड्स बन के बरस जाएगा। वो वहीं पर क्लाउड्स बन के बरस जाएगा। तो इसीलिए सिर्फ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन में, यस भैया, सिर्फ इस जोन में 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ में जब ये विंड्स रेनफॉल लेकर के आती है तो काफी हैवी रेनफॉल होती है। इस रेनफॉल को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल टाइप ऑफ रेनफॉल और कन्वेक्शनल रेनफॉल। समझ गए? कन्वेक्शनल रेनफॉल, ये एक इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन है। क्या है भैया? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जिंग जोन है। ठीक है, ये चीज ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन मॉनसून में। हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है, जब हम लोग इंडियन मॉनसून डिस्कस करेंगे। ओके, ये चीज। नाउ कम्स द वेस्टर्ली विंड्स। वेस्टर्ली विंड्स जो है ये वेस्ट डायरेक्शन से जा रही है ना, ये चीज ये देख सकते हो, ये वेस्टर्ली विंड्स है। ठीक है, ये चीज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर के सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ। पोलरिस फोर्स के इन्फ्लुएंस में है तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और सदर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। तो इसीलिए इनको वेस्टर्ली विंड्स कहा जाता है। इसीलिए इनको वेस्टर्ली विंड्स कहा जाता है। समझ गए ये चीज? भैया अब लोअर लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रही है, लो लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड की तरफ जा रही है, ये है लो लैटिट्यूड्स और ये है हाई लैटिट्यूड्स। तो क्या होगा? यस, ये यहाँ पर गर्म है, यहाँ पहुंचते क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। वेस्टर्न मार्जिन को हिट करेगी। मान लो यहाँ पर कोई लैंड मास है, तो ये वेस्टर्न पार्ट हुआ, उसको वो हिट करेगी, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट को वो हिट करेगी और बारिश लेकर के आएगी। क्या लेके आएगी? बारिश लेकर के आएगी। सदर्न हेमिस्फीयर की जो वेस्टर्न इवेंट्स है वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली एक ही डायरेक्शन में ब्लो करती है और स्ट्रॉन्गर है। क्यों? क्योंकि वहां पर कॉन्टिनेंट्स नहीं है। इस डायरेक्शन में जिस जोन की हम बात करें ना, तो वहां पर सिर्फ पानी ही पानी है, बिल्कुल पानी ही पानी है। इसीलिए यहाँ पर 40 से 65 डिग्री लैटिट्यूड्स के बीच में सदर्न हेमिस्फीयर में रोअरिंग 40s 40 डिग्री साउथ, फ्यूरियस 50s 50 डिग्री साउथ और श्रिकिंग 60 डिग्री साउथ पर कहा जाता है। यस, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्टली एज सच क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के। गॉट इट? नेक्स्ट कम द पोलर विंड्स। ये पोलर हाई रीजन से सब पोलर लो प्रेशर जोन की तरफ ब्लो कर रही है, इसीलिए इनको पोलर विंड्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन सदर्न हेमिस्फीयर में, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द कोरिलेस फोर्स। दीज आर वेरी कोल्ड बिकॉज कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? पोलर एरियाज से। डू नॉट कंटेन मच वाटर, मच रेनफॉल, मॉइस्चर ही नहीं है ना, ये चीज कोल्ड और कोल्ड से वार्म एरिया की तरफ जा रही है। बट ये गेव बर्थ टू द वेरियस साइक्लोन्स। जब ये दोनों मिलेंगी, ये क्या है? गर्म है, ये क्या है? ठंडी है, इंटेंस ठंडी है। तो यस, यहाँ पर बनेगा ऑक्लूडेड फ्रंट, टेम्परेचर में डिफरेंस ज्यादा है। कैसे बनेगा वो लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, एंड they bring very heavy rainfall. They brings very heavy rain. Periodic winds में monsoon winds, cyclonic winds and land breezes, sea breezes and the mountain and valley breezes ये आती है।
ठीक है। मॉनसून, मौसम, ये एक अरेबिक वर्ड है, इससे डिराइव हुआ है। 48 एडी में हिपालस नाम के एक ट्रैवलर ने ये वर्ड दिया था। रिवर्सल ऑफ विंड, और ये सिर्फ इंडियन ओशन में ही देखने को मिलता है। यस, ये सिर्फ हमको इंडियन ओशन में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो विंड है हर 6 मंथ्स में अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है, जैसे सीजन चेंज होता है। ठीक है, समर सीजन में सी लैंड, और विंटर सीजन में लैंड टू सी, ये विंड्स ब्लो करती है। ठीक है, इसीलिए समर सीजन के बाद में ही तुरंत तुरंत मानसून आता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। गॉट इट? तो वो हुआ हमारा मानसून विंड्स। ठीक है, अब आती है हमारी लैंड ब्रीजेस एंड सी ब्रीजेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है लैंड का पार्ट, ये है सी का पार्ट। ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप हो जाएगा, यहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। हाई प्रेशर से लो प्रेशर एयर राइज करेगी, ये वार्म एयर ऊपर गई, ठंडी हुई, फिर इधर आ गई, तो कूल सी ब्रीजेस ये ब्लो करती है इन द बीचेस। ठीक है, रात टाइम में यही चीज उल्टी हो जाएगी, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई प्रेशर है, ये चीज यहाँ पर यही चीज उल्टा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कूल लैंड ब्रीजेस, तो इसको हम लोग लैंड ब्रीज बोलते हैं। ठीक है, ये चीज इन्फ्लुएंस 20 से 30 किलोमीटर तक का ही होता है इन ब्रीजेस का। ठीक है, ये चीज सी ब्रीजेस और कूल ब्रीजेस इनको कहा जाता है अगर ये सी से लैंड की तरफ जाती है। ठीक है, और अगर ये लैंड से सी की तरफ जाती है तो इसे लैंड ब्रीजेस कहा जाता है, बता ही दिया मैंने आपको, है ना। अब आ गई ये सॉरी, अब आ गई ये माउंटेन ब्रीजेस एंड द वैली ब्रीजेस। भैया वैली है, दिन टाइम में गर्म हो गई, हॉट एयर राइज करी, सिंक करी, ठंडी एयर नीचे आ गई, तो ये क्या हुआ, दिस इज माउंटेन ब्रीजेस। ठीक है, रात टाइम में यही उल्टा हो गया, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ वैली। ठीक है, ये सिमिलर टू लैंड एंड सी ब्रीजेस है। माउंटेन स्लोप दिन में ज्यादा गर्म हो गए, वैली फ्लोर जो है ठंडा है, तो वैली ब्रीजेस। ठीक है, और नाइट टाइम में जो है माउंटेन के स्लोप ठंडे हो गए, तो माउंटेन ब्रीजेस, क्योंकि एयर सिंक करेगी, तो माउंटेन ब्रीजेस। ठीक है, ये चीज। अब बारी आती है लोकल विंड्स की। तो लोकल विंड्स का भी ऐसा कोई ऐसा सच ओरिजिन नहीं है, ये लोकल डिफरेंसेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर के कारण ही स्मॉल एरियाज को इफेक्ट करते हैं। दो टाइप में बांटे गए हैं ये, पीरियोडिकल एंड नॉन पीरियोडिकल। पीरियोडिकल तो अभी हमने देख ही लिया, लैंड ब्रीजेस एंड द माउंटेन ब्रीजेस। नॉन पीरियोडिकल में हॉट विंड्स एंड द कोल्ड विंड्स आते हैं। ठीक है, ये चीज, ये हॉट विंड्स के नाम है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर, फोएन, चिनूक, सिरोको, खमसिन, हार्मेटन, लू, काल बैसाखी, ब्रिकफील्डर, ये सब हॉट विंड्स है। यानी कि ये जो विंड्स है ये जिस रीजन में जाती है वहां का टेम्परेचर राइज कर देती है। ठीक है, इसलिए इनको हॉट विंड्स कहा जाता है। ये है कोल्ड विंड्स। ठीक है, यानी कि जिस रीजन की तरफ ये ब्लो करती है वहां पर उनको जो है ये लो विंड्स हो जाती है। एड्रियाटिक कोस्ट, यहाँ पर बोरा विंड्स ये फ्लो करती है। ठीक है, स्पेन एंड फ्रांस मिस्ट्राल, पंपेरो अर्जेंटीना, काफी इंपॉर्टेंट विंड है। और इसमें से देखा जाए तो चिनूक, चिनूक को कहा जाता है स्नो ईटर। यस, इसको कहा जाता है स्नो ईटर। ठीक है, ये चीज। हार्मेटन, इट इज नोन एज द डॉक्टर विंड, ये कोई इसके नाम है, एपिथेट समझ खाली। सिरोको, एसोसिएटेड विद रेड रेन, एसोसिएटेड विद रेड रेन। ठीक है, काल बैसाखी, ये इंडिया में मैंगो शावर्स बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मैंगो शावर्स। यस, काफी इंपॉर्टेंट विंड है ये। लू स्पेशल फीचर है ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, काफी गर्म हवाएं चलती है उसी के। ठीक है, ओके दोस्तों, तो ये है हमारी हॉट विंड्स एंड द कोल्ड विंड। ओके, ये चीज, तो यहाँ पर ये हमारा सेशन खत्म होता है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच, एंड आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा है तो भैया लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, है ना। यस, t.me/UPSC अमित मोदी, इससे जो है आप मेरे जो है टेलीग्राम चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, या अन अकेडमी अमित मोदी, बस खाली इतने में डाल दोगे तो भी काम हो जाएगा। ओके भैया, 2021 या 2022 अगर आप वाकई में प्रिपेयर कर रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यस भैया, प्लस का कोर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए चाहिए हमको रेगुलरिटी, और वो आपको प्लस कोर्स से ही आएगी। और हर चीज हॉलिस्टिक मैनर में सारा का सारा सिलेबस लिंक करना। यस, यूट्यूब पर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं, बिल्कुल कोई भी नहीं पॉसिबल करा पाता। प्रीलिम्स के लिए करा देगा पर मेंस में नहीं करा पाएगा, है ना, पर हमको पूरा तैयार करना है। ओके, तो भैया सब्सक्रिप्शन लेना ना भूलें, यूज द कोड अमित मोदी फॉर द इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू।